वेलकम टू सिद्धार्थ। ये हमारा हिस्ट्री का वीडियो रहेगा और इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। हिस्ट्री का देखिए, हिस्ट्री को हमने 3 टॉपिक्स में बांटा हुआ रहेगा और तीनों टॉपिक के अलग अलग अपने अपने वीडियोज आएंगे। एंशिएंट का आएगा, मेडिवल का आएगा और मॉडर्न का आएगा। हर वीडियो में यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि बड़े ही उसके अंदर एलोब्रेशन के फॉर्म में, यानी बड़े ही एग्जाम्पल से और अलग अलग तरीकों के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से भी हम कोशिश करेंगे कि आपके हर छोटे बड़े टॉपिक्स को कवर किया जाए और आपको बताया जा सके। ये वीडियो जो है हमारा, वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के लिए भी यूज हो सकता है। कोई अगर अभी स्टूडेंट है, लाइक 12th तक का भी बच्चा है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो प्लीज आप इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखें। और यहाँ पर अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं मेडिवल इंडिया। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री को 3 टुकड़ों में बांट दिया गया है। अगेन तो पता हो, एंशिएंट में बांटा गया है और मेडिवल में बांटा गया है और बांटा गया है इसको, इसके पार्ट्स हैं हमारा मॉडर्न है। और उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, वो दूसरी है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत में अभी आप लोगों के लिए मेडिवल इंडिया से कर रहा हूँ, जिसमें मेडिवल इंडिया में टाइम फ्रेम होता है, लगभग माना जाता है कि 8th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी का टाइम फ्रेम माना जाता है। टाइम फ्रेम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि ये टाइम फ्रेम सिर्फ इसीलिए है ताकि हम हिस्ट्री को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकें और इसको समझ सकें कि भैया हमारे देश में या दूसरे के देश में जो भी चीजें हुई थी वो कैसे हुई थी और मतलब किस टाइम फ्रेम के बीच में हुआ था। अब मेडिवल के बारे में जब हम जानेंगे, मतलब कि हम लोग जब मध्यकालीन भारत के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर बात आती है कि मध्यकालीन भारत आखिर था क्या और इस टाइम पे भारत में हो क्या रही थी चीजें, क्या क्या चीजें हो रही थी। तो एक्चुअली में हम लोग देख रहे हैं कि मध्यकालीन की शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, इसकी शुरुआत हम करते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण से। कि भारत पर मुस्लिम का जो आक्रमण हुआ उसी से हम लोग शुरुआत करेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, भारत पर मुस्लिमों का जो आक्रमण था वो 2 चरणों में होता है। भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण 2 चरणों में होता है और ये 2 चरण देखिए 2 तरह से होते हैं। एक तो हमारे अरब मुस्लिम आक्रमण होता है और दूसरा हमारा तुर्की मुस्लिम आक्रमण। तो अभी मैं बताऊंगा आपको अरब मुस्लिम आक्रमण क्या होता है और तुर्की मुस्लिम आक्रमण क्या हुआ था और इन 2 आक्रमणों से कितना भारत को नुकसान हुआ था, किन आक्रमणों ने यहाँ पर साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश की और किन आक्रमणों ने सिर्फ आक्रमण किए और आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए और लूटपाट यहाँ से चल दी। तो यहाँ पर अब लोग जो हम बात करने वाला हूँ मैं आज की क्लास में, कि ये क्लास मेरी फर्स्ट वीडियो रहेगी हिस्ट्री की। तो हो सकता है ये थोड़ा सा इसमें टॉपिक इनकम्प्लीट रहे, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट भी करना होगा। प्लीज अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, भारत में जो आक्रमण होते हैं वो हमारे 2 चरणों में होते हैं। एक तो हमारा होता है अरब मुस्लिम आक्रमण और एक होता है हमारा तुर्की मुस्लिम आक्रमण। तो अब ये मुझे बताना है कि अरब मुस्लिम आक्रमण कैसे हुआ और तुर्की मुस्लिम आक्रमण कैसे हुआ। तो सिंपल सी बात है, कोई भी जो देश होता है, जैसे कि आप हो, मैं हूं या पड़ोसी है, कोई भी है, वो एक दूसरे पर अटैक क्यों करता है। मतलब ध्यान से सोचो कि किसी भी देश पे अटैक या फिर आप किसी पे अटैक या लूटपाट कोई क्यों करता है। ऑब्वियसली बात है, धन लूटने के लिए करता है, प्रॉपर्टीज के लिए करता है। आपके गांव गली में लुटेरे होते होंगे, गुंडे मवाली घूमते होंगे, किसी का पर्स मार लिया किसी ने, कभी किसी का कुछ चैन छीन लिया, वो क्यों करते हैं? वो थोड़े से पैसे के लिए ही करते हैं और थोड़ा बहुत अपना पावर दिखाने के लिए करते हैं, यही रीजन हो सकता है। तो भैया, तो अरब मुस्लिम में भी सबसे पहले जो आक्रमण होता है, ये जो मुस्लिम आक्रमण है, ये भी इसी रीजन से करते हैं। तो अरब की बात करेंगे, तुर्की की बात करेंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग करता हूँ अरब से। तो अरब में जो होता है, अरब के जो मुसलमान होते हैं, अफगानिस्तान के जो तरफ के मुसलमान हैं, अफगानिस्तान आप मैप में देखेंगे, मैप में अफगानिस्तान के इलाके के जो उधर के मुसलमान होते हैं, अफगानिस्तान वाले साइड के मुसलमान, उन मुसलमानों को कहा जाता था अरब के मुसलमान, अरब कंट्रीज, जिसको आज भी हम लोग अरब कंट्रीज के नाम से भी जानते हैं। तो भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण करने वाला था बुदैला उबैदुल्लाह। भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? बुदैला उबैदुल्लाह। और देखिए, अब ध्यान में आता है कि भैया पहला मुस्लिम आक्रमण बुदैला उबैदुल्लाह था, तो इसने आक्रमण किया कब? तो बुदैला उबैदुल्लाह ने जो आक्रमण किया वो अपना करता है 711 में। पुनः दोहराता हूं मैं, 711 में। भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण करने वाला था बुदैला उबैदुल्लाह। नाम थोड़े से हंसने वाले हैं, लेकिन फिर भी हास्यास्पद नाम है, वी कैन लाफ, बट स्टिल सबसे पहले आक्रमण करने वाला था। लेकिन इस भाईजान के पास इतनी पावर नहीं थी कि उस टाइम पर भारत में अटैक कर सके। अटैक तो किया पर एक कामयाब नहीं हुआ। इसका छोटा मोटा रहता है, अटैक रहता है, पर ये अटैक पे
इसलिए इसको हम लोग इतना ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि इसने आक्रमण किया और मुंह की खाई उल्टा हार के चल देता है। उसके बाद जो अब भाई शांत तो रहते नहीं है, अरब के मुसलमान शांत नहीं रहे, तो जब ये शांत नहीं रहे तो इसके बाद इन्होंने जो आक्रमण करना शुरू किया वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। दूसरा जो सफल आक्रमण किया वो मोहम्मद बिन कासिम का था। मोहम्मद बिन कासिम अरब का जो होता है वो करता है हमारे इंडिया पे अटैक, और इंडिया पे अटैक ये करता है 712 में। इसने सफल आक्रमण कब किया? 712 में। तो सबसे पहला आक्रमण किसने किया था? 711 में, और 711 में किया था बुदैला उबैदुल्ला में, बट ये कामयाब नहीं हुआ, ये कामयाब हुआ नहीं। उसके बाद दूसरा आक्रमण करने वाला था हमारा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सफल आक्रमण किया। सफल आक्रमण मतलब ये सक्सेस हुआ, और इसने क्या किया? सिंध पे कब्जा कर लिया। सिंध पे इसने अटैक किया। सिंध पे उस टाइम पे राजा थे दाहिर, और युद्ध था रावर का। रावर के युद्ध में इसने क्या किया? सिंध पे कब्जा करता है और राजा दाहिर को पराजित करता है। ठीक है, जो राजा दाहिर था वो चच वंशज का था। वंश होते हैं, जैसे बाद में हम मुगल वंशों के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन इस टाइम पे अभी जो राजा दाहिर है वो अपना चच वंश का होता है। और चच वंश के होने की वजह से एक चचनामा ग्रंथ लिखी जाती है, जिस ग्रंथ में इसके युद्ध के बारे में बताया गया है। चचनामा ग्रंथ में इस जो जीतता है ये हमारा मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम जो जीत जाता है उसकी जो लिस्ट है, मतलब उसके विनर का प्रूफ जो है वो कहाँ पर है? चचनामा ग्रंथ में। ठीक है, तो अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कोई भी देश पे अटैक करता है तो अटैक क्यों करेगा? इसके अटैक करने का सिंपल सा एक कारण है कि ये अटैक इसलिए करना चाहता है कोई भी व्यक्ति कि उसको प्रॉपर्टीज मिले, उसको एक्स्ट्रा धन सपोर्ट मिले, उसको पैसे मिले। इसी यही कारण है उसको अटैक करने का। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि राजा दाहिर चच वंश का था, ये हो गया। विजय का प्रमाण चचनामा ग्रंथ में मिलता है। इसने अटैक किया धन दौलत को लूटने के लिए, धन दौलत को लूटने के लिए क्या? और इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए। इसने और किसने क्या? इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए क्या? क्योंकि भैया हर ये क्या मुसलमान था और इस्लाम धर्म का अनुयायी था, इस्लाम धर्म को भी मानता था ये। तो इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए इसने क्या किया था? इंडिया पर अटैक किया था, और जहां तक ये कामयाब भी रहा। और धन दौलत को लूटने के लिए तो आपको पता होगा इसने बहुत सारे धन दौलत लूटे, बहुत जान माल की हानि करी हमारे देश में। हम देखते हैं आगे। इसने 713 में मुल्तान को जीत लिया। मुल्तान को जीतने से कहानी ये होती है कि मुल्तान जो है, मुल्तान में इसको बहुत ज्यादा ही सोना मिला और इसकी धन में बहुत ज्यादा इजाफा होता है। मुल्तान में इसको मुल्तान को इतिहास में स्वर्ण नगरी के भी नाम से जानते हैं। मुल्तान में जो सोना मिलता है उसे हम लोग सोना ज्यादा मिलने की वजह से उसको स्वर्ण नगरी के भी नाम से जानते हैं। तो देखिए अभी मैं फिर से एक बार रिकैप कर रहा हूँ कि 711 में इंडिया में जो अटैक होता है, सबसे पहला अरब मुसलमान करता है। ये अटैक वो करता है 711 में, और बुदैला और उबैदुल्ला नाम के दो व्यक्ति होते हैं, ये दो करते हैं, लेकिन ये सफल नहीं हो पाते हैं। तो इनकी सफलता ना होने के बाद मोहम्मद बिन कासिम 712 में अटैक करता है, और 712 में अटैक करता है। कहाँ अटैक करता है? सिंध में रावर के युद्ध में किसको पराजित करता है? राजा दाहिर को पराजित करता है। और इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? इसका प्रमाण मिलता है चचनामा ग्रंथ में। चचनामा ग्रंथ इसलिए होता है क्योंकि राजा दाहिर किस वंश का था? राजा दाहिर था अपना चच वंश का था। और ये क्यों अटैक करता है? तो ये अटैक इसलिए करता है क्योंकि इसे प्रॉपर्टीज मिले, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज से ये अपने अरब वासियों को वहां पे जाकर अरब में मुसलमान का विस्तार करना चाहता था, और इंडिया में भी इस्लाम का ये विस्तार करना चाहता था। 713 में इसने मुल्तान को जीत लिया, और जितने भी इसने इंडिया में जीता, जितना भी इसने क्षेत्र जीता, उस क्षेत्र की राजधानी बनाता है अलमन सूरा। उस क्षेत्र में राजधानी किसको बनाता है? अलमन सूरा। मतलब कि जितना भी ये जीतता है, जितने भी ये राजधानी जीतता है, सॉरी जितने भी ये क्षेत्र जीतता गया, उन सभी क्षेत्रों की राजधानी कहाँ बनाता है? अलमन सूरा में बनाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अलमन सूरा में बनाता है, तो इतना तो भी चलो ठीक है। उसके बाद बताऊंगा कि सबसे अरब वासियों ने ही सबसे पहले भारतीयों को हिंदू, अरब के जो मुसलमान थे उन्होंने भारत के लोगों को सबसे पहले हिंदू कहे, और फिर बाद में हिंदू से हिंदुस्तान बन जाता है। तो भारत के लोगों को सबसे पहले हिंदू कहने वाले लोग कहाँ के थे? आपसे कोई भी पूछता है कि भारत के लोगों को सबसे पहले हिंदू कहाँ के लोग कहा? तो भारत
भारतीयों को हिंदू कहने वाले लोग थे सबसे पहले, वो थे अरबवासी लोग। अरबवासी लोग ही इसको हिंदू कहते हैं। इसके पीछे भी कहानी है, उन्होंने हिंदू क्यों कहा इंडियंस को, भारत के लोगों को, इसके पीछे भी कहानी आने वाले वीडियोज में आपका हर एक डाउट क्लियर होता जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में आने के बाद 4 तरीके के टैक्सेस इवॉल्व किए, जिसको हम लोग हिंदी में कर बोलते हैं। 4 तरीके के कर लिया, एक था जजिया, दूसरा था ज़कात और तीसरा था खराज। तो इसमें देखिए आपको सब पता चलेगा कि जजिया क्या होता है, जजिया किस पे लिया जाता था, ज़कात किस पे लिया जाता था, खराज किस पे लिया जाता था, सभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम ने बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण और विकलांग, ये 4 लोग थे, बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण और विकलांग, बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण और विकलांग, ये 4 तरीके के जो लोग थे, इनसे उन्होंने कर नहीं लेता था। वो इनके लिए छूट था, इनके लिए फ्री टाइप्स ऑफ लिविंग थी, इनसे किसी भी तरीके का वो कर नहीं लेता था। ये 4 तरीके के लोग थे। देखिए इनके पीछे रीजन है, उसका लॉजिक भी था। आगे की क्लासेस में लॉजिक में बात करेंगे कि इन 4 लोगों से वो क्यों नहीं लेता था। ठीक, और अरबवासियों की वजह से ही सिंध में ऊंट पालने की प्रथा चलती है, ऊंट पाले जाते हैं वहां पे, और खजूर उगाने की प्रथा जो है सिंध के अंदर अरबवासियों ने ही प्रचलित करा है। तो अरबवासियों की वजह से ही सिंध में जो ऊंट पालने की प्रथा होती है और खजूर उगाने की जो प्रथा होती है, ये कहां पर होता है, अरबवासी ही शुरू करते हैं सिंध में। और इतना कुछ करने के बाद देखिए, जब आप बात करेंगे कि इसके बाद क्या होता है मोहम्मद बिन कासिम का, तो मोहम्मद बिन कासिम का इसके बाद जो होता है वो चचनामा, जो ये जो ग्रंथ लिखा गया था, चचनामा ग्रंथ, इसके अकॉर्डिंग कि उसके सुलेमान के आदेश पर, एक बंदा होता है सुलेमान के आदेश पर, वो भी बहुत पावरफुल बंदा होता है, उसके बाद आदेश पर क्या करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी जाती है। तो ये हमारा मोहम्मद बिन कासिम का पूरा चैप्टर होता है। इस बार मैं पूरे चीज को एक बार रीकैप कर रहा हूँ, छोटी सी स्टोरी बना के, उसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो हमारी जो भारत पे आक्रमण, मध्यकालीन की भारत की जो शुरुआत होती है वो 8वीं शताब्दी से होती है। 8वीं शताब्दी से लेकर हम इसे 12वीं शताब्दी तक मानते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि भारत पे अटैक की शैली को, यानी भारत को 2 चरणों में अटैक किया जाता है। एक होता है हमारा अरब अटैक, एक होता है तुर्क अटैक। तो तुर्क अटैक के बारे में हम लोग बाद में नेक्स्ट वीडियोस में चर्चा करेंगे, इसमें हम लोग अरब अटैक के बारे में जानते हैं। तो अरब अटैक में क्या हो रहा है, अरब अटैक में एक सबसे 711 ईस्वी में इसमें अटैक होता है। 711 ईस्वी में बुदैला और उबैदुल्लाह नाम के 2 व्यक्ति होते हैं जो भारत पे अटैक करते हैं, बट वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। उसके बाद 712 ईस्वी की बात होती है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम अटैक करता है और ये अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल भी हो जाता है। सक्सेसफुल हो गया, ये सक्सेसफुल कहाँ होता है, ये सिंध पर अटैक करता है और सिंध पर सक्सेस भी इसको मिल जाती है। राजा दाहिर को, उस टाइम पे सिंध का राजा होता है दाहिर, इसको वो राजा दाहिर को ये हराता है और यहाँ पे वो जीत जाता है। और जीत जाने के बाद वहां से वो धन दौलत लूटता है। और धन दौलत के लूटने के बाद ये क्या करता है, 713 में फिर से मुल्तान जीतता है। मुल्तान से इसको बहुत सोना मिलता है, उसको स्वर्ण नगरी भी बोलते हैं। स्वर्ण नगरी के साथ साथ इसने क्या किया, इसको इंडिया पे अटैक करने का इसका सिर्फ इतना मकसद था, धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। और ये इंडिया में फिर क्या करता है, 4 तरीके के टैक्सेस लेता है। कौन से लेता है, हमारे जजिया होता है, ज़कात होता है, खराज होता है। इस टैक्सेस के बारे में भी आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा, वीडियो नहीं तो लंबी ज्यादा हो जाएगी। ये आगे मैं आपको बताया कि मैंने कि ये बच्चा, ब्राह्मण, बूढ़ा और विकलांग और औरत, इन 4 लोगों से ये टैक्स नहीं लेता था। और नहीं लेने के पीछे इसके कारण थे, लॉजिक भी इसने सही दिया था अपना कि मैं इन रीजनों से, इसके लॉजिक है कि क्यों नहीं लेता था। ठीक है, इसके बाद इसका देखा गया कि इसने मतलब अरब वासियों ने ही सबसे पहले, मैंने आपको बताया अरब वासियों ने ही सबसे पहले भारतीय लोगों को क्या करें, हिंदू कहकर बुलाया। उसके बाद अरब वासियों की वजह से ही सिंध के अंदर ऊंट पालने की प्रथा और खजूर पालने की प्रथा, मतलब खजूर उगाने की प्रथा जो थी वो चलती रही, मतलब बढ़ती रही। और आगे क्या रहा, इसके बारे में हमने देखा कि इसकी हत्या कैसे करवाई गई। तो इसकी हत्या सुलेमान, चचनामा ग्रंथ के अनुसार सुलेमान के आदेश पर इसकी क्या करा देते हैं, हत्या करा देते हैं। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सिर्फ एक छोटा सा स्टेट्स के रूप में बता दिया कि अरब मुस्लिम आक्रमण में क्या क्या चीजें होती हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इसी को और डिटेल में बताने के साथ साथ तुर्की मुस्लिम आक्रमण के बारे में बताऊंगा। और ये जो तुर्की मुस्लिम आक्रमण होगा ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके इम्पोर्टेंट ये भी है, दोनों इम्पोर्टेंट है और सेम ही क्वांटिटी में इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में वेट करना होगा।